नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान आर्ट्स में। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम यहाँ पे मौर्य काल की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कुछ का अध्ययन हमने कल के वीडियो में कर लिया था, बाकी जो बचा हुआ है वो आज हम अध्ययन करते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था आज हम पढ़ेंगे। देखो, सैन्य विभाग 6 समितियों में विभक्त था। जिस प्रकार से नगरीय शासन के लिए 6 समितियां बनाई गई थी दोस्तों, उसी तरह से सैन्य विभाग की भी 6 समितियां बनाई गई थी। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। और वहाँ पे प्रत्येक समिति में 6 सदस्य थे। सेना 5 विभागों में विभक्त थी। सेना कुल कितने विभागों में विभक्त थी दोस्तों? मतलब 5 प्रकार की सेना होती थी। पैदल सेना, अश्व सेना मतलब पैदल सेना जो पैदल चलती थी, अश्व सेना जो घोड़े पर चलती थी, हाथी सेना जो हाथियों पर चलती थी, रथ सेना जो रथ लेकर चलते थे, और नौ सेना जो पानी में होती थी। तो इस प्रकार से सेना के 5 विभाग हो गए: पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। अंतपाल, सेना की देखरेख करने वाला जो अधिकारी होता था वह अंतपाल कहलाता था। नवाध्यक्ष, अपन ने पढ़ लिया कि जो नौसेना का जो अधिकार दोस्तों, यह जो अंतपाल है ये सेना की देखरेख के साथ साथ एक और काम भी करता था। वो हमने पढ़ा था कि जो सीमा पे जो दुर्ग होते हैं उनकी रक्षा करने का अधिकार भी इसी को था। ठीक है। नवाध्यक्ष, जो नौसेना का अध्यक्ष होता था वह नवाध्यक्ष कहलाता था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह है कौन से लेखक के द्वारा। इसके अलावा है न्याय व्यवस्था। तो मौर्य काल में सम्राट ही सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश होता था। मतलब जो अंतिम रूप से अर्जी हम कर सकते हैं वह सम्राट के पास करते हैं, और सम्राट का फैसला ही अंतिम होगा। उसके खिलाफ, उससे आगे हमें कहीं भी जाने का अधिकार नहीं होगा। न्याय व्यवस्था सुधारवादी न होकर आदर्शवादी थी। मतलब दंड व्यक्ति को सुधारने के लिए न देकर आदर्श स्थापित करने के लिए दिया जाता था कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो इस तरह का दंड मिलेगा, ना कि इसलिए दिया जाता था कि उसका नैतिक उत्थान हो जाए, वो आगे चलकर वो अपराध छोड़ दे। ठीक है। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था और इसके ऊपर क्रमशः संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद के न्यायालय होते थे। सबसे छोटा न्यायालय तो कौन था उस समय? ग्राम सभा था। और उसके ऊपर क्या थे? संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद के न्यायालय, इससे ऊपर के न्यायालय होते थे। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालय बताए गए हैं। कौटिल्य ने 2 तरह के न्यायालय बताए हैं दोस्तों। वो है एक तो धर्मस्थलीय न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। ये जो न्यायालय होते था वह नागरिकों की आपसी विवादों को हल करना, और वर्तमान में जो दीवानी अदालतें होती है, मतलब नागरिकों में जो विवाद हो गए, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, कोई भूमि संबंधित विवाद हो गया, वैसे जो मामले होते थे वो धर्मस्थलीय न्यायालय में आते थे। और जैसे दीवानी अदालतें वर्तमान में काम करती हैं उस प्रकार काम करता था। दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। नागरिक और राज्य के मध्य विवादों को ज़्यादातर हल करता था, और वर्तमान में जो फौजदारी अदालतें हमारी होती हैं उस तरह से काम करता था। तो धर्मस्थलीय न्यायालय तो नागरिकों के विवादों को हल करता था, और जो कंटक शोधन होता है वह नागरिकों और राज्यों के मध्य जो विवाद हो गए उनको हल करता था। धर्मस्थलीय न्यायालय दीवानी न्यायालय की तरह और कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करते थे। कौटिल्य ने उस समय 3 प्रकार के अर्थदंड बताए थे। कौटिल्य ने ये कहा था कि अर्थदंड ज़्यादा दिए जाते थे अन्य दंडों की अपेक्षा, है ना। तो अर्थदंडों के नाम बताए दोस्तों इसने: पूर्व साहस अर्थदंड, मध्यम साहस अर्थदंड और उत्तम साहस अर्थदंड। अब है अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को, मतलब जो जाते हैं उन गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, गूढ़ पुरुष होता है तो क्या होता था? गुप्तचर होता था मौर्य काल में। और ये गुप्तचर होते थे 2 प्रकार से कार्य करते थे, है ना। इनके 2 नाम होते थे, एक तो संस्था और एक संचार। संस्था जो एक ही स्थान पर रहकर जो जासूस काम करते थे वह गुप्तचर संस्था कहलाते थे, और जो घूम घूम कर कार्य करते थे वो क्या कहलाते थे? संचार कहलाते थे। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक व्यवस्था। वास्तव में पहली बार मौर्य काल में राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की थी। जो राजस्व प्रणाली है दोस्तों वो उससे पहले नहीं थी। मौर्य काल ही वह पहला काल था जिसमें राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई थी। राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले व्यवसायों का संचालन तो स्वयं करता था, है ना। जिन व्यवसायों में राज्य का आधिपत्य है वो उनका संचालन तो वह राज्य स्वयं ही करता था। बाकी जो छोटे मोटे और अनेक जो कारखाने होते थे उनका संचालन नॉर्मल लोग करते थे। जैसे कि राज्य क्या क्या करता था? खान विभाग, नमक विभाग, अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय, ये सब राज्य के अधीन ही आते थे।
राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य पर आधारित थी। 3 तरह के कार्य मुख्य होते थे, एक तो कृषि कार्य, एक पशुपालन और तीसरा व्यापार। अर्थशास्त्र में जुटी हुई भूमि को तो कहा गया है दोस्तों क्रस्ट, है ना। ये कई बार ये नाम दे दिए जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं बार बार यहाँ लिख रही हूँ। बिना जुती भूमि कहलाती थी अक्रस्ट। ऊंची भूमि जो कहलाती थी वह थी स्थल। और बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि, जिसमें वर्षा ना भी हो फिर भी अच्छी खेती जहाँ पे हो जाती थी, वह क्या कहलाती थी? अदेव मातृक। बहुत इंपॉर्टेंट है अदेव मातृक, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखेगा आप अदेव मातृक क्या होती थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर होता था दोस्तों। भूमिकर ही वह स्रोत था जिससे राज्य को ज़्यादातर आय होती थी। भूमिकर उपज का 1/6 भाग होता था। टोटल जितनी उपज होती है उसका 1/6 भाग हमें भूमिकर के रूप में देना पड़ता था। कर भी कई प्रकार के लगते थे उस समय, जैसे सीताकर। सीताकर किस पे लगता था? राजकीय भूमि पर लगने वाला जो कर है वह सीताकर कहलाता था, ठीक है। प्रवेश्य अगर राज्य में कोई वस्तु इंपोर्ट की जा रही है, मतलब राज्य में आ रही है, तो उस पर क्या लगेगा? प्रवेश कर लगेगा, तो ये आयात पर लगता था। एक दोस्तों प्रणय है। प्रणय कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्रणय आपातकालीन कर होता था, मतलब एकदम से कोई युद्ध हो गया है ना, या फिर कोई अन्य विपदा आ गई जिसमें हमें राजकीय कोष में धन की जरूरत है, तो यह कर लगाया जाता था, प्रणय कर। बलि कर भी एक तरह का भू राजस्व ही होता था। सेतुबंध क्या होता था? सिंचाई पर लगने वाला कर होता था। और विष्टि क्या होता था? बेगार प्रथा होती थी दोस्तों। मौर्य काल में बेगार प्रथा मतलब लोगों को बिना किसी पैसे के काम करवाना क्या कहलाती थी? बेगार प्रथा। तो उस विष्टि कर लगता था, मतलब एक तरह से यूँ मान लो कि दासों पर लगता था यह विष्टि कर, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के कर हो गए। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। तो एक सौराष्ट्र गुजरात इलाके में सुदर्शन झील का नाम मौर्य काल में कईयों बार आया है। तो दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उन्होंने सौराष्ट्र झील का निर्माण करवाया था। क्षेत्रक होता था दोस्तों भूस्वामी, और उपवास होता था काश्तकार मतलब किसान। मौर्य काल में प्रधान उद्योग था सूत काटना और बुनना, है ना। सबसे मेन जो उद्योग होता था वो ये था मौर्य काल का, सूत काटना और बुनना। वस्तुएं पण्याध्यक्षों के नियंत्रण में बेची जाती थी, और उसका व्यापारी के मुखिया जो होते हैं वो पण्याध्यक्ष कहलाते थे। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वस्तुएं पण्याध्यक्ष के नियंत्रण में बेची जाती थी, मतलब बाजार में जो पण्याध्यक्ष था, मुद्रा का नियंत्रण जो करता था, है ना, व्यापारियों का अध्यक्ष ही होता था ये भी, है ना, उसके नियंत्रण में तो बेची जाती थी। और एक अलग तरह का व्यापारियों का अध्यक्ष को एक अलग जगह श्रेष्ठिन भी बोला गया है दोस्तों। श्रेष्ठिन शब्द भी व्यापारियों के मुखिया के लिए ही आता है। मौर्य काल के मुख्य सिक्के कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो काशार्पण। काशार्पण मतलब इसे ही पण भी बोलते थे। चांदी का सिक्का होता था। सुवर्ण सोने का सिक्का होता था। माशक तांबे का सिक्का होता था। कांकणी तांबे का छोटा सिक्का होता था। तो काशार्पण, सुवर्ण, माशक और कांकणी। तो काशार्पण सोने का, काशार्पण चांदी का, सुवर्ण सोने का, माशक और कांकणी तांबे के सिक्के होते थे। रूपदर्शक, मुद्रा का जो परीक्षण करता था वह अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। आहत रजत मुद्राएं, जो रजत से निर्मित थी काशार्पण है, वह मौर्य काल में सबसे मान्य मुद्राएं थी, ठीक है। मौर्य काल में व्यापार स्थल और जल दोनों से ही होता था। स्थलीय व्यापार भी होता था और जलीय व्यापार भी होता था, और आंतरिक और विदेशिक दोनों प्रकार का व्यापार ही उन्नतावस्था में मौर्य काल में था। मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का उल्लेख किया है, जो मार्गों की देखभाल करता था। जो जिला अधिकारी भी एग्रोनोमोई होता था, या मार्गों की देखरेख करने का कार्य भी करते। मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई नाम दिया था, बताया था कि एग्रोनोमोई नामक एक अधिकारी होता है। इस समय भारत का व्यापार विशेषतया रोम, सीरिया, फारस, मिस्र और पश्चिमी देशों से होता था। दोस्तों रोम से, सीरिया से, फारस से, मिस्र से और पश्चिमी देशों से, इनसे व्यापार हमारा होता था। और व्यापार हेतु पश्चिमी भारत में तो क्या था? भृगुकुच बंदरगाह है, ये कच्छ मतलब गुजरात में होगा। और पूर्वी भारत में था दोस्तों ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, जो पश्चिमी बंगाल में था। 2 बंदरगाह मौर्य काल के प्रसिद्ध हैं। तो पश्चिमी भारत से तो व्यापार करने हेतु भृगुकुच बंदरगाह, और पूर्वी भारत से व्यापार हेतु ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। सामाजिक स्थिति हम पढ़ते हैं। मौर्य काल में सामाजिक स्थिति का ज्ञान हमें कौटिल्य के तो अर्थशास्त्र ग्रंथ से, और मेगस्थनीज ने जो विवरण लिखे हैं, यात्रा का जो विवरण लिखा है, उनसे हमें प्राप्त होता है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना तथा 4 वर्णों के व्यवसाय उन्होंने बताए हैं।
कला और सेनावृत्ति के अतिरिक्त कृषि पशुपालन मेगस्थनीज ने ये कहा है, कौटिल्य ने ये कहा है कि वर्ण आश्रम ही सामाजिक संगठन का आधार था। उन्होंने 4 वर्ण बताए हैं, लेकिन उन्होंने जो शूद्र वर्ण है उसको शिल्पकला और सेवावृत्ति, यहाँ पे सेवावृत्ति है दोस्तों, सेवावृत्ति के अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि शूद्र कृषि पशुपालन वाणिज्य भी कर सकते थे। वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति भी शूद्रों को थी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्णों में बांटा। कौटिल्य ने तो 4 में ही बांटा है ना, वो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है ना, वो 4 बताए। और मेगस्थनीज ने कितने बताए? 7 बताए। कौन कौन से बताए? एक तो दार्शनिक हो गया, एक किसान, एक अहीर, एक कारीगर और शिल्पी, एक सैनिक, निरीक्षक और सभासद। 7 प्रकार के लोग होते थे। दार्शनिक होता था जो किताबी ज्ञान रखते थे, किसान जो खेती करते थे, अहीर जो शिल्पकला ये करते थे, या फिर कृषि भी शायद अहीर लोग ही करते होंगे, कारीगर और शिल्पी जो मकान बनाते थे, किले बनाते थे और कला से रिलेटेड होते थे, सैनिक जो सेना में जाते थे, निरीक्षक मतलब इसमें मंत्री आ जाएंगे, और सभासद इसमें भी बड़े मंत्री आ जाएंगे। अर्थशास्त्र में सभी वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने की अनुमति दी गई थी। जहाँ शूद्रों को अनुमति दे दी, मतलब सभी लोगों को सेना में भर्ती होने की अनुमति अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग थी। मेगस्थनीज ने कहा है कि ब्राह्मण को अपराध करने पर भी दंड नहीं दिया जाता था और ब्राह्मण दूसरों का पेशा भी अपना सकता था। तो मेगस्थनीज ने तो कहा है कि ये जो 7 वर्ग थे ये अपना अपना कार्य ही करते थे और ब्राह्मणों को विशेष महत्व उसका समय दिया जाता था कि अपराध भी अगर कोई ब्राह्मण कर देता था तो भी उसे क्या होता था? दंड नहीं मिलता था, है ना, और दूसरों का पेशा भी ब्राह्मण अपना सकता था। स्त्रियों की स्थिति सही थी, उन्हें पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। वैश्यावृत्ति का प्रचलन था और वैश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति करती थी महिलाएं, उनको रूपजीवा कहते थे। रूपजीवा किसको कहते थे? स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं। और संभ्रांत स्त्रियां जो घर में रहती थी उन्हें अनिष्कासिनी कहते थे। अनिष्कासिनी जो संभ्रांत स्त्रियां थी जो घर में ही रहती थी, उन्हें क्या कहते थे? अनिष्कासिनी। नट, नायक, नर्तक और गायक सभी मनोरंजन करते थे। ये सभी मनोरंजन से संबंधित जातियां होती थी। पुरुष कलाकार को रंगोपजीवी कहते हैं और महिला कलाकार को रंगोपजीवनी कहते थे। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य के अनुसार दासों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था। तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए। मेगस्थनीज कहता था कि भारत में दास व्यवस्था थी ही नहीं, जबकि कौटिल्य कहता था कि दास व्यवस्था तो उस समय का महत्वपूर्ण आधार थी और 9 प्रकार के दास उस समय होते थे। समाज में दास थी, अर्थात उन्हें संपत्ति बेचने और खरीदने का अधिकार दिया गया था। मौर्य काल में भी दोस्तों वही धर्म जो वैदिक काल में था वही प्रचलित था। वैदिक धर्म प्रचलित था, परंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात प्रधान ब्राह्मणों और क्षत्रियों में ही प्रचलित था। धर्म तो वही था वैदिक धर्म, लेकिन जो कर्मकांड होते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह होते थे, ये किसमें? जो अमीर ब्राह्मण होते थे और क्षत्रिय होते थे उनमें ही था। बाकी सिंपल लोग तो इतने कर्मकांडों को महत्व नहीं देते थे। ब्रह्मदेय जो भूमि होती थी, ब्रह्मदेय एक वर्ड आएगा कि निम्न में सब ब्रह्मदेय क्या होता है, तो ब्राह्मण को राज्य से जो करमुक्त भूमि कभी कभी दी जाती थी इनाम के रूप में, उससे क्या बोलते थे? ब्रह्मदेय बोलते थे। अब कुछ नोट बना के मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हैं जो महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य के रचित अर्थशास्त्र में कुल 15 अभिकरण और 180 प्रकरण। 15 तो अभिकरण मतलब ये मान लो कि 15 तो मुख्य पाठ हो गए और उसमें 180 अभिकरण मतलब एक पाठ में जैसे इतने पार्ट 5 पार्ट दे दिए, किसी में 4 पार्ट तो दे दिए, है ना, तो ये हो गए प्रकरण। और इनमें भी 15 अभिकरणों में 6वें अभिकरण जो है उसमें राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। दुर्गम जनकोष, मित्र और सेना जो राजा के 7 अंग दिए गए हैं राज्य के, वह कौन से अभिकरण में दिया गया है? 6वें अभिकरण में। साहगोरा और महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के समय राज्य द्वारा कोषागारों से अनाज वितरण का साक्ष्य मिला है। 2 अभिलेख है दोस्तों, साहगोरा और महास्थान। इन दोनों में कहा गया है कि अगर राज्य में कभी अकाल पड़ता है तो राज्य के द्वारा अपने जो अनाज भंडार थे उनमें से लोगों को अनाज वितरित किया जाता था। ऐतिहासिक काल में पक्की ईंटों एवं मंडल कूपों का प्रयोग सबसे पहले इसी काल में हुआ था। पक्की ईंट जो होती थी उनका, और एक मंडलाकार कूप जो होते थे मतलब गोल जो कुएं होते थे इनका, है ना, सबसे पहले प्रयोग कौन से काल में हुआ था? मौर्य काल में। ठीक है। एक है उद्दक भाग जो सिंचाई कर होता था मौर्य काल में, उसे ही उद्दक भाग भी कहते थे।
भाब्रू जो अभिलेख है दोस्तों, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है वह भाब्रू अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर, जो रामपुरवा बिहार में है दोस्तों, ये बिहार में जो स्तंभ है उस वृषभ है ना, वृषभ का चिन्ह बना हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ और सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंगों की आकृतियां मंडित की गई है। तो रामपुरवा में तो वृषभ बना हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ में क्या बना हुआ है, सिंह, और सांची और सारनाथ में स्तंभ है, उन पे 4 सिंगों की आकृतियां मंडित की गई है। सारनाथ का स्तंभ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। पुलिस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी सारनाथ का स्तंभ भी दोस्तों बनाया गया है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं, और ये चारों सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं। यह चक्र बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है ना। तो 4 सिंह बैठे हुए हैं, चारों की पीठ एक जगह टच है, और उन चारों के ऊपर एक चक्र बनाया गया है, और ये चक्र है वो बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का संकेत माना जाता है। यही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक इस समय है, और यह अशोक ने निर्मित करवाया था। मौर्य काल का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और इसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। चीनी यात्री फाहियान ने मौर्य राजप्रसाद को देवदूत में निर्मित बताया है। फाहियान जो चीनी यात्री था, उन्होंने राजप्रसाद को क्या कहा है कि देवदूतों से निर्मित राज्यप्रसाद जैसा यह लगता है। तो ये था दोस्तों हमारा मौर्य काल। लगभग 5-6 लेक्चर इसके बने हैं, क्योंकि स्पेशली इसमें लिखा गया है तो इसमें से क्वेश्चन आना नेसेसरी है। पूरी 2nd यूनिट सिर्फ गुप्त काल और मौर्य काल ही लिखी गई है, तो डिटेल से अध्ययन करना हमारा बनता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, इससे बाहर शायद ही कुछ आ सकता है, एक्सेप्शन तो अलग चीज़ होती है, लेकिन मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।